हेलो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ईरान सपोर्टेड लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का बदला लेने के लिए ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइल्स इजराइल की तरफ दागी हैं। लेकिन इजराइल का अगर बात करें तो इजराइल के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास जिसकी वजह से इतनी सारी मिसाइल दागने के बाद भी उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना इंपैक्ट पड़ सकता था। आज हम बात करेंगे इसी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो कि इजराइल के पास है और इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री माना जाता है। ऐसे कौन कौन से डिफेंस सिस्टम रखता है इजराइल जिसकी वजह से ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और आने वाली इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया जा सकता है और हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू यहां पे हम इंटरसेप्टर मिसाइल से उसको एयर टू एयर डिफेंस में उसको उड़ा सकते हैं। आइए आज हमारा जो लेक्चर है मेनली इसी के ऊपर बेस्ड होगा। आज हम बात करेंगे आयरन जो डॉम है, आज हम बात करेंगे डेविड स्लिंग के बारे में, आज हम बात करेंगे एरो 3 के बारे में, आज हम बात करेंगे आयरन बीम के बारे में। ऐसी कौन कौन सी ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इजराइल के पास है जो उसको आने वाली मिसाइल से और उसके खतरे से बचाती है। आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। Beyond the Iron Dome, the many layers of the Israel air defense system, यानी जो इजराइल है उसके पास सिर्फ आयरन डोम सिस्टम नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जिसकी वजह से अभी तक इजराइल इन मिसाइल के अटैक से बचता आया है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसाइल फायर्ड फ्रॉम द शॉर्ट रेंज डिस्टेंस टू लॉन्गर रेंज डिस्टेंस दैट फ्लाइंग आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। यानी अगर हम छोटी रेंज की बात करें और बड़ी रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज की बात करें, यानी तीनों रेंज के अंदर में मिसाइल से यानी बदला लेने के लिए एंटी डिफेंस सिस्टम है हमारे इजराइल के पास। और इजराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है उनके अभी नाम देखते हैं। यानी अगर हम बात करें तो रिसेंट एस्केलेशन क्यों हुआ, क्योंकि ईरान लॉन्च्ड मिसाइल एट इजराइल ऑन अक्टूबर 1। यानी रिसेंटली उन्होंने इतनी सारी मिसाइल्स लॉन्च की है और उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा है हमारे जो इजराइल है उसके ऊपर में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है। अब इजराइल ने उसके बदला लेने के लिए दोबारा से बोला है कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो इतने स्ट्रांग है कि आप मिसाइल दागते रह जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। बट डेफिनेटली कुछ असर हुआ है। दूसरी जो एजेंसीज हैं अदर देन इजराइल, उन्होंने बोला है कि इजराइल जितना क्लेम करता है कि उनकी डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से जो इंपैक्ट है जो 80% तक रह जाता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 80% काम करता है, 20% अभी भी वहीं कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं। रिस्पांस की अगर बात करें, इजराइल वोट टू रिटेलिएट। डेफिनेटली अब इजराइल इसका बदला लेने के लिए वो डिसीजन ले चुका है, ये प्रोक्लेम भी कर चुका है पूरे वर्ल्ड के सामने कि जो भी ईरान ने अभी किया है उसका बदला लिया जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो पैलेस्तीन के अंदर में इजराइल ने 40,000 लोगों को मारा था उसका हमें बदला लेना है। तो ईरान इस चीज को लेके बैठा है और इजराइल का जो मेन पर्पस है वो पैलेस्तीन पे मेन टारगेट था, लेकिन अब ये दूसरी कंट्रीज अब बीच में आ चुकी हैं। इजराइल इंटरसेप्शंस क्लेम ऑफ सक्सेसफुल इंटरसेप्शन बाय इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम। यानी अगर ये कुछ नजारा अगर आप देखें तो इस तरह से मिसाइल्स देखी गई हैं इजराइल के अंदर में रिसेंट पास्ट में, यानी 1 अक्टूबर के आसपास। बात करें कि इजराइल के पास आज कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे वो मिसाइल को हवा में ही उड़ा सकता है। तो इट एक्चुअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वेरियस मिसाइल थ्रेट फ्रॉम शॉर्ट रेंज टू द लॉन्ग रेंज। ये शॉर्ट रेंज हो सकता है 30, 40, 50 किलोमीटर तक और लॉन्ग रेंज हो सकता है ये 2400 से 2500 किलोमीटर तक के आसपास में। पहला सिस्टम है इजराइल के पास आयरन डोम, देन वी हैव डेविड स्लिंग, देन वी हैव एरो 3, देन वी हैव आयरन बीम। आयरन डोम की अगर हम बात करें तो वो लगभग 70 किलोमीटर तक के एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम कर सकता है, यानी एयर डिफेंस हमें कर सकता है। उससे थोड़ा ऊपर की बात करें तो डेविड स्लिंग है ये वर्क काम करता है, इससे पहले काम करेगा हमारा आयरन डोम। इससे ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एरो 3। और रिसेंटली इजराइल ने क्लेम किया है कि हमने एरो 5 भी बना लिया। एरो 5 अगर बनाया जाएगा तो डेफिनेटली एरो 3 से भी ऊपर टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो ये है हमारे डायरेक्ट सिस्टम। और इससे भी अगर लॉन्ग रेंज के लिए अगर हमें जाना है तो हमारे पास इजराइल के पास है आयरन बीम सिस्टम। आइए इन सिस्टम को 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे आयरन डोम के ऊपर।
द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सबसे पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी इसके अंदर में जनरली टियर सिस्टम्स होता है कि अगर इतना डिस्टेंस होगा तो ये वाली मिसाइल लॉन्च करेंगे, इतना डिस्टेंस होगा तो ये वाली लॉन्च करेंगे। अगर शॉर्ट रेंज की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो इजराइल के पास सबसे अच्छा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं आयरन डॉम सिस्टम। आयरन डॉम एक सिस्टम है जिसके अंदर हम एक मिसाइल को यूज करते हैं जिसका नाम है तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल। यानी तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल आयरन डॉम सिस्टम में यूज होने वाली मिसाइल का नाम है। शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम। मान लीजिए कि कोई एयरक्राफ्ट हवा में किसी दुश्मन कंट्री ने यहां पे लॉन्च किया है और या फिर कोई मिसाइल है, तो हम एयर यानी सरफेस से एयर की तरफ में एक ऐसी मिसाइल लॉन्च करेंगे जो इसको एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम में ही हिट करके उड़ा देगी। सो दिस इज अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम यूजिंग रडार। ऑब्वियसली जो इनकमिंग मिसाइल है उसको ट्रेस करने के लिए, कॉन्टिन्यूस ट्रेस करने के लिए विदाउट एनी लैकिंग या फिर कोई लैगिंग नहीं होना चाहिए, उसके साथ ट्रेस करने के लिए हमें रडार सिस्टम चाहिए। और डेफिनेटली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल का तो होना ऑब्वियसली जरूरी है। तो तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल है टू न्यूट्रलाइज द रॉकेट एंड मिसाइल टारगेटिंग इजराइल। एक काउंटर रॉकेट, ये रॉकेट को काउंटर कर सकता है, आने वाली रॉकेट को हिट कर सकता है, ये आर्टिलरी को हिट कर सकता है। आपने देखा होगा कि आर्टिलरी कुछ एक छोटा सा शीलिंग एक मशीन होती है जिसके थ्रू एक गन यानी एक बुलेट इसमें से फायर की जाती है, कंपैरेटिवली बड़ी बुलेट होती है। मोर्टार, इससे थोड़े छोटे स्लिंग शॉट्स इसमें किए जाते हैं। ये भी एक डिफेंस सिस्टम है जो कि जनरली बॉर्डर पे होता है, कुछ छोटी रेंज के लिए यूज किया जाता है मोर्टार। एयरक्राफ्ट जो यूज किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर जो यूज किए जाते हैं, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि ड्रोन। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ड्रोन से यानी जैसे ही वो लैंड किया एयरपोर्ट पे, अपने एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकला, एयर जो डिफेंस सिस्टम है यानी स्पेशली ड्रोन सिस्टम से उसको उड़ा दिया गया। यानी आज ड्रोन से हम किसी भी कंट्री में बैठे किसी पर्सन को वहीं से उसको हिट कर सकते हैं, वहीं से उसको टारगेट बना सकते हैं। जेनेसिस की बात करें कि किस वजह से इसको डेवलप किया गया था और कब इसको डेवलप किया गया, डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू द 2006 इजरायली लेबनान वॉर। यानी अगर हम बात करें तो लेबनान इजराइल से ऊपर एक कंट्री पड़ती है और लेबनान के जो सपोर्टर्स हैं वो एक्चुअली में ईरान के सपोर्टर्स भी हैं। और लेबनान का ही एक चीफ है जो हजबुल्ला है। हजबुल्ला एक ग्रुप है और हजबुल्ला ग्रुप को यूएस ने रिसेंटली एक टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया था। सऊदी अरेबिया ने भी इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था। हजबुल्ला का जो चीफ था हसन नसरल्ला, तो हसन नसरल्ला को रिसेंटली जो इजराइल है उसने मार गिराया था, जिसका बदला लेने के लिए अब ये रिसेंटली फायर किया गया है ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर। डेवलप्ड इन रेस्पॉन्स टू द 2006 में भी एक ऐसा वॉर हुआ था, इजरायली लेबनान वॉर, व्हेन हिजबुल्लाह लॉन्च्ड थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स। इजराइल टास्क्ड राफेल एडवांस सिस्टम टू क्रिएट द न्यू एयर डिफेंस सिस्टम। यानी इन्होंने पहले एक राफेल सिस्टम डेवलप किया था और उससे इसको राफेल के द्वारा बनाया गया और वहां पे इससे डिफेंस किया गया था। अगर उसके बाद बात करें तो इसका जो सक्सेस रेट था, इसको 2011 में प्रॉपरली इसको डिप्लॉय किया गया और 2011 के बाद द आयरन डॉम, यानी जब ये वॉर हुआ तो इजराइल को लगा कि हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो एंटी बैलिस्टिक या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम हो। डेफिनेटली उसके लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने डेवलप किया ये सिस्टम और आयरन डॉम को बनाया गया। फिर फाइनली 2011 में इसको डिप्लॉय भी कर दिया गया, रेट ऑफ ओवर 90% विद मोर देन 2000 इंटरसेप्शंस, व्हाइल एक्सपर्ट्स एस्टिमेट इट इज ओवर 80,000। यानी अगर हम इजराइल की माने तो उसके अकॉर्डिंगली 90% तक की इसकी एफिशिएंसी है। यानी अगर कोई टारगेट होता है तो 100 में से 90 टारगेट्स को ये इजीली हिट कर सकता है। बट दूसरे नेशंस की अगर हम बात करें और रिसेंटली जो अभी अटैक हुए हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी को इजराइल थोड़ा गलत बता रहा है। ये एक्चुअली में 80% के आसपास है, नहीं तो इजराइल के ऊपर कुछ भी अटैक नहीं हो पाता और कुछ डिजास्टर नहीं होता। और अभी हमने देखा कि बहुत सारा डिजास्टर हुआ है इजराइल की सिटीज के ऊपर में, स्पेशली नॉर्दर्न साइड में जहां पे हमारा लेबनान भी पड़ेगा। सदर्न साइड में ईरान सपोर्टेड लोग रहते हैं, डेफिनेटली उस साइड में ये कंपैरेटिवली गाजा के पास में, पैलेस्टीन के पास में यहां पे अटैक होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। जो नॉर्दर्न साइड है उसमें अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे एक कैसे काम करता है, मान लीजिए कि किसी एनिमी कंट्री ने कुछ डिस्टेंस से
आयरन डोम की अगर हम बात करें तो 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की इसकी रेंज, नॉर्मल रेंज है। इसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम इसका वेट कम करेंगे तो डेफिनेटली हम एक नॉर्मल वॉरहेड के अंदर में 70 टू 80 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। मान लीजिए किसी दुश्मन कंट्री ने यहां पे ऐसे मिसाइल लॉन्च किया है, मिसाइल लॉन्च करते ही हमारे जो कंट्री में यानी इजराइल में जो रडार सिस्टम लगा होगा या किसी कंट्री में जो रडार सिस्टम लगा होगा उसको ट्रेस करेगा। ट्रेस करने के बाद ये सारा सिस्टम भेज देगा अपनी इंफॉर्मेशन को सीसीसी या फिर कंट्रोल सेंटर यूनिट्स होती है इसके अंदर में। जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो डेटा बेस्ड सिस्टम होता है। ये दो तरह के सिस्टम बनाता है, दो तरह के डेटा बनाता है। एक डेटा बनाता है जो इनकमिंग मिसाइल का डेटा है और दूसरा डेटा बनाता है हमें कौन सा डेटा चाहिए। यानी अगर दुश्मन कंट्री ने 5 मिसाइल लॉन्च करी है तो हमें भी एटलीस्ट 5 मिसाइल लॉन्च करनी पड़ेंगी। तो एक डेटा होगा इनकमिंग मिसाइल का और एक होता है हमारा ओन खुद का डेटा। ये सारा प्रोसेसिंग होती है सुपर कंप्यूटर्स द्वारा और ये सुपर कंप्यूटर्स किसी एक प्लेन एरिया में डिप्लॉयड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। इस कंट्रोल सिस्टम से इसको कनेक्ट किया जाता है एलसीसी यानी लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स। ये वो एरिया होते हैं वहां जहां पे एक्चुअली में वो उस मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। यानी उस मिसाइल के लिए अब जो डायरेक्शन दे दी जाएगी और मिसाइल अब इस रडार के थ्रू, रडार इसको इंफॉर्मेशन देता रहेगा कॉन्टिन्यूसली कि कहां पे हमारी दुश्मन कंट्री का ये मिसाइल है और ये उसी को ट्रैक करते हुए यहां से एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी और एयर टू एयर एंगेजमेंट में इसको यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये हमारा काम करता है आयरन डोम। तो आयरन डोम इग्नोर्स इनकमिंग थ्रेट टू डिटरमाइन विद लैंड एंड इनहेबिटेड बाय अनइनहेबिटेड एरियाज। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम तो वो ऐसा क्लेम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड सिस्टम है इजराइल के पास डेविड स्लिंग सिस्टम, जो डेफिनेटली इससे थोड़ा ज्यादा रेंज पे काम करता है। इसकी अगर हम बात करें तो इजराइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो जनरली एक पैराबोलिक पाथवे फॉलो करती हैं और अगर हम बात करें तो मेनली ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके टारगेट को हिट करती है। ऐसी मिसाइल्स को बोलते हैं हम पैराबोलिक मिसाइल्स को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। वहीं पे अगर मिसाइल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके टारगेट को हिट कर रहे तो उसको हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल्स एंड दिस इज नॉन एज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में हम जनरली लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स रखते हैं। डेफिनेटली अगर जब टारगेट ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा दूर होगा, तभी हमें एयर को क्रॉस करके ऊपर अबव द एटमॉस्फेयर मिसाइल ले जाने में फायदा होगा। अदरवाइज अगर टारगेट हमारा पास में है तो हमें ऊपर से आने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको हिट कर सकते हैं स्ट्रेट पाथ फॉलो करके। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में ये शॉर्ट रेंज है बट अदरवाइज इसकी जो रेंज है 300 किलोमीटर है। डेफिनेटली क्रूज मिसाइल कैटेगरी में अगर हम 300 किलोमीटर लेंगे तो ये एक लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाएगी। वहीं पे 300 किलोमीटर रेंज अगर हम बैलिस्टिक में लेते हैं तो ये शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आ जाती है। लार्जर कैलिबर रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल्स, इन सभी को ये हिट कर सकता है। को डेवलप्ड विद द यूएसए के साथ में इसको बनाया गया था डेविड स्लिंग को। इट सिट बिटवीन द आयरन डोम, यानी अगर हम आयरन डोम की बात करें और जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एरो सिस्टम, इनके कहीं बीच में इसकी रेंज है डेविड स्लिंग की। डेविड स्लिंग फीचर्स की अगर हम बात करें, वर्टिकल मिसाइल फायरिंग सिस्टम है। वर्टिकल मिसाइल फायरिंग सिस्टम का मतलब है कि जो हमारा जो कैनिस्टर है जिसमें से मिसाइल निकलेगी, उस मिसाइल को हम एग्जैक्टली 90 डिग्री टू द सरफेस रख सकते हैं और ये बाहर निकलने के बाद, यानी इसको इंक्लाइन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने निकलने के बाद खुद ये इंक्लाइन हो जाएगी। जनरली मिसाइल्स को हमें पहले कुछ 45 डिग्री के आसपास पे रखना पड़ता है, तब मिसाइल लॉन्च की जाती है, लेकिन इसको वर्टिकल रखने के बाद भी ये निकलेगी अपने कैनिस्टर में से और सीधा ये अपने पर्टिकुलर एंगल पे डाइवर्ट हो जाएगी। फायर कंट्रोल रडार सिस्टम इसके अंदर में लगा हुआ है। फायर कंट्रोल रडार सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड की इंफॉर्मेशन इसको मिलती रहेगी। डेफिनेटली इसमें फायर हम नहीं यूज करते हैं, बट इसको जनरली नाम दिया जाता है फायर कंट्रोल रडार सिस्टम। फायर का मतलब है कुछ लॉन्च करना, तो एकदम से जैसे ही लॉन्च हुआ ये सारे जो इंटरसेप्टर्स होते हैं और जो इनकमिंग मिसाइल है उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली अपने सिस्टम को देती रहती है। बैटल मैनेजमेंट स्टेशंस, स्टर्नर इंटरसेप्टर्स। स्टर्नर इंटरसेप्टर्स जनरली इंटरसेप्टर्स होते हैं जो बिल्कुल सामने से जाके हिट करेंगे।
यानी ये टच करने के बाद एक्सप्लोड करते हैं। तो जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स होती हैं वो टारगेट को टच करने के बाद एक्सप्लोड करती है। बाकी जो दूसरी मिसाइल्स होती हैं, बाकी जो दूसरे एबीएम या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो उस पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद खुद ब्लास्ट हो जाते हैं, और हम जैसे ही ये ब्लास्ट होंगे तो आसपास के सारे एरिया को वो जला देगा, एयर को कंबस्ट कर देगा। तो दो तरह के हमारे जनरली सिस्टम होते हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर में भी, एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर में। एक होता है डायरेक्ट इंटरसेप्टर, यानी वो जब मिसाइल को टच करेगा तभी वो ब्लास्ट होगा, और दूसरा होता है कि वो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा, बिल्कुल आसपास होगा, तो 3-4 किलोमीटर पहले ही उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। यानी हम अपनी मिसाइल को ब्लास्ट करेंगे ताकि वो आसपास के सारे एरिया को जला दे और उसकी ऑक्सीजन को जला दे। बात करेंगे इसकी कैपेसिटी की, ईच को, इसका जो अगर हम देखेंगे तो ईच यूनिट होल्ड अप टू 12 मिसाइल, यानी एक जो इसके अंदर में सिस्टम है, सिर्फ एक की बात करें तो एक साथ 12 मिसाइल रख सकता है और 12 मिसाइल को 1 बाय 1 लॉन्च कर सकता है। रेंज की अगर हम बात करें मिनिमम 40, मैक्सिमम 300 किलोमीटर। स्पीड की अगर हम बात करें तो 3 पल्स सॉलिड ये है, तो लगभग इसके अगर हम देखेंगे 7.5 यानी 7.5 मैक्स स्पीड तक इसको ले जा सकते हैं। 3 पल्स मोटर का मतलब होता है कि 3 स्टेज में ये लॉन्च किया जाएगा, और इसमें सॉलिड फ्यूल जनरली यूज किया जाता है, जैसे हो गया हमारा एसटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन, इस तरह के जो इसमें सॉलिड फ्यूल्स यूज किए जाते हैं। स्टर्नर स्ट्राइकर टारगेट डायरेक्टली विदाउट ए वॉरहेड, यानी अगर स्पेशली अगर स्टर्नर की अगर हम बात करेंगे तो स्टर्नर एक ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ इनकमिंग जो मिसाइल है, और जो आपकी एनिमी के जो मिसाइल उसको सिर्फ हिट करेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर हिट ही कर दिया हमने तो ये मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग जो मिसाइल्स होती हैं उनके टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम स्टर्नर मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स को अगर लॉन्च करेंगे तो जस्ट हिट करने से, यानी हमें अपनी मिसाइल के अंदर में वॉरहेड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वॉरहेड हमें इन जनरल तब ले जाने की जरूरत पड़ेगी जब हम टारगेट को टच करने से पहले ही हमें ब्लास्ट करना है, तो स्टर्नर में जनरली इसको नहीं यूज किया जाता है। यानी अगर हम बात करें डेविड स्लिंग की तो इसमें जनरली बहुत ज्यादा वॉरहेड नहीं है, मेन चीज है जो इनकमिंग मिसाइल है उसको डायरेक्टली हिट कर दिया जाता है और वो वहीं पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉस्ट, ईच स्टर्नर कॉस्ट $1 मिलियन। डेफिनेटली जब डिफेंस में और हम इसकी बात करते हैं तो खर्चा हमारे इकोनॉमी जरूर बिल्कुल देखा जाएगा, तो इसका कॉस्ट जो है एक मिसाइल का $1 मिलियन है। यानी अगर बोला जाता है कि अगर कोई कंट्री वॉर में जाता है तो अगर वो एक हफ्ते वॉर में है तो लगभग उसका 10% तक जीडीपी डाउन हो सकता है। यानी अगर वो कुछ महीने तक वॉर में चली जाए तो इकोनॉमी का आप सोच सकते हैं बहुत ही कम इकोनॉमी हो जाएगी। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे डायरेक्ट पड़ता है। देखने में कुछ ये डेविड स्लिंग ऐसा लगता है, एक साथ हम इसके अंदर में 12 मिसाइल्स, यानी ये यूनिट्स है, इनको हम कैनिस्टर सिस्टम्स बोलते हैं। स्कैन के अंदर में इसको हम बिल्कुल वर्टिकल भी रख सकते हैं और वर्टिकल इसको लॉन्च करने के बाद वो आगे जाके अपना एंगल खुद मिसाइल ले लेगी, यानी हमें पहले उस मिसाइल को एंगल देने की जरूरत नहीं है, या अगर आप एंगल देना चाहें तो एंगल भी दे सकते हैं, बट ये वर्टिकल भी काम कर सकती है। दूसरे नेक्स्ट सिस्टम की बात करें, एरो सिस्टम 3 और एक एरो सिस्टम है 5, इसी से थोड़ी ज्यादा रेंज है। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी पिछले वाली जो सिस्टम है हमारे पास उससे थोड़ा सा ज्यादा रेंज रखते हैं, और ये एटमॉस्फेयर से बाहर ये घूम के फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर री एंटर करके टारगेट को हिट करती है। डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज थ्रेट बाय द इजराइल एरोस्पेस और यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी, यानी इसमें भी यूएस ने इजराइल को पूरा सपोर्ट किया है। डिप्लॉयड इन 2017 में इसको डिप्लॉय किया गया। इट इज द टॉप लेयर ऑफ द इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम बात करेंगे वो बहुत ऊपर तक इसकी रेंज है, लगभग 2400 किलोमीटर तक ये इफेक्टिवली टारगेट को एयर टू एयर डिफेंस में इसको हिट कर सकती है। इसके अंदर में जनरली 2 स्टेजेस यूज की गई हैं। स्टेजेस फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि स्टेजेस से क्या होता है, जितना फ्यूल हमारा कंज्यूम हो गया उसको हम डिटैच कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग बचेगा उसका वेट कम होने की वजह से उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज किया जा रहा है। सॉलिड फ्यूल में जनरली हम एसटीपीबी यूज करते हैं। डिजाइन फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज, ये हमारी जो रेंज हम जनरली बात करते हैं वो एक लॉन्ग रेंज के लिए होता है, यानी जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 2400 के लिए ही इफेक्टिव है। डेफिनेटली हम इसको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 20, 30, 40 उन किलोमीटर के लिए भी, यानी इससे कम रेंज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं।
इंटरसेप्टिंग थ्रेट एट एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, यानी अगर इसकी टोटल इफेक्टिव अगर लेंथ की, क्योंकि ऐसी जो मिसाइल सिस्टम्स होती है वो चेज भी कर सकती है, यानी 24 किलोमीटर तक चेज करके वो डायरेक्टली हिट कर सकती है। और अर्थ सरफेस से अगर हम बात करेंगे, अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर हाइट पे अगर कोई टारगेट होगा तो उसको भी ये ऐसे चेज करके हिट कर सकती है। तो जो डिस्टेंस ये कवर किया जा सकता है वो 2400 किलोमीटर होगा, और हाइट की अगर हम बात करेंगे तो 100 किलोमीटर तक ये हिट कर सकती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है, मल्टी टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अर्ली वार्निंग का मतलब है कि इस मिसाइल के अंदर में एक रडार सिस्टम भी लगा होता है जो इसको पल पल की खबर देता रहता है। फायर कंट्रोल रडार सिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेशन से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मल्टी टारगेट एक्विजिशन की बात करें तो मल्टी टारगेट का मतलब है एक ही साथ लॉन्च करने पर भी ये बाद में बाइफरकेट हो जाती है, यानी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट कर सकती है। अगर कैसे, हाउ इट वर्क, एम्प्लॉय हिट टू किल टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय इनकमिंग मिसाइल, द मिसाइल इज लॉन्च वर्टिकली देन रीडायरेक्टेड to the interception point using a high resolution electro-optical sensors to ensure accurate target. डेफिनेटली इसके अंदर में जो इसको ऑप्टिकल सेंसर्स इसमें लगाए जाते हैं। ऑप्टिकल सेंसर्स का मतलब है कि इस मिसाइल के सबसे आगे वाले पार्ट में एक सेंसर लगा होगा और वो उस टारगेट को चेस करते हुए उसको हिट करेगा। यानी हम इसको 24 किलोमीटर तक किसी मिसाइल को, अगर मान लीजिए कि इनकमिंग मिसाइल अपना डायरेक्शन चेंज करे तो उसके पीछे ये 2400 किलोमीटर तक जा सकता है, और इसकी जो हाइट है जहां तक ये जा सकता है वो है 100 किलोमीटर। जनरली हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैनिस्टर, और ये जो लॉन्चर है इसको बोलेंगे मोबाइल लॉन्चर। यानी मोबाइल लॉन्चर को कहीं भी प्लेस कीजिए और वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी दिखती है हमारी ये एरो 3 मिसाइल। नेक्स्ट सिस्टम जो इजराइल के पास है वो है आयरन बीम, जो कि एक लेजर बेस्ड है। यानी इसके अंदर में हम बहुत ही हाईली जो मैग्नीफाई करके और एफिशिएंट लेजर पल्स को निकालेंगे, और लेजर पल्स टारगेट को हिट करेगी, और हिट करने का जो मेन मैकेनिज्म होगा वो होगा हीटिंग मैकेनिज्म। यानी लेजर की हेल्प से उस पर्टिकुलर मेटल को, जिससे वो मिसाइल बनी हुई है, दुश्मन की मिसाइल बनी हुई है, उस मेटल को पिघला दिया जाएगा और धीरे धीरे करके उसके जो सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से, और हमारी जो इनकमिंग मिसाइल आपकी तरफ बढ़ रही है उसको एयर में ही, डिफेंस में यानी एयर के अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। द आयरन बीम ऑल्सो नोन एज मैगन और लाइट शील्ड, यानी लाइट इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें फोटोन्स को यूज किया गया है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक, जिसको हम यहाँ पे लेजर भी बोल रहे हैं। इज अ लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय इजराइल। फीचर्स की अगर हम बात करें, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दैट डिस्ट्रॉय फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल विद पावरफुल बीम ऑफ द लाइट। डेफिनेटली हमें बहुत पावरफुल बीम टारगेट पे हिट करनी होती है। इसके अंदर जो मेन इफेक्ट है आपको याद रखना होगा, हीटिंग इफेक्ट की वजह से टारगेट को हिट करती है, और इसका अल्टीमेट टारगेट है उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना। इसको डेवलप किया था वही राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, और इसको 2014 में इसको अनवील किया। कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंटरसेप्ट रॉकेट, ड्रोन, आर्टिलरी, मोर्टार, इन सभी के अगेंस्ट लॉन्च किए जाने वाले जो मिसाइल्स होते हैं वो या फिर इंटरसेप्टर्स होते हैं, उन सबको ये यानी एयर टू एयर एंगेजमेंट में इसको, या तो सरफेस टू एयर एंगेजमेंट इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट मेन चीज है इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 7 किलोमीटर तक के आसपास का है। बट डेफिनेटली 7 किलोमीटर रेंज में, यानी जब टारगेट हमारा बहुत ही ज्यादा पास में हो और हमें फास्ट एक्शन लेने हो तो हम उस टाइम पे इस चीज को कर सकते हैं। यानी उस टाइम पे हमारे लिए 4.3 माइल्स भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और हम उसको एयर में ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात करें कि ये किस तरीके से काम करता है, तो मान लीजिए कि ये मिसाइल जो है किसी दुश्मन कंट्री ने फायर पावरफुल बीम ऑफ लाइट टू डिस्ट्रॉय फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी यहां से एक मिसाइल है, यहां से हमने लॉन्च किया और एक पावरफुल बीम हमारे टारगेट की तरफ में हम इसको लॉन्च करते हैं। यानी यहां से जब इसको हिट किया जाएगा तो इंटरसेप्टर, यूएवी, मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी, यानी किसी भी कंट्री ने अगर कुछ फायर किया है तो उसके अगेंस्ट हम ये पावरफुल पल्सेस उसकी तरफ भेजेंगे। कुछ सेकंड के लिए हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना होता है ताकि वो वहां की हीट को बढ़ा दे। हीट बढ़ते ही वो मेल्ट डाउन हो जाएगा
और डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक, यानी इनकमिंग मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक पहुंचेगा एंड वर्क इन टेंडम विद इजराइल आयरन डोम। यानी इस चीज को हम इजराइल के जो आयरन डोम है जो हमने सबसे पहले देखा, उसके साथ आयरन बीम को भी साथ में साइमल्टेनियसली वर्क में लिया जा सकता है, एक साथ यूज किया जा सकता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस और इसकी बात करें तो इजराइल डिफेंस सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट्स नेशनल सिक्योरिटी एमिड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। डेफिनेटली अगर इजराइल के पास ऐसा सिस्टम नहीं होता तो जितना डिजास्टर अभी हुआ है उससे मल्टीपल टाइम्स डिजास्टर हो सकता था। इस तरह के डिफेंस सिस्टम हर कंट्री को रखने चाहिए, स्पेशली वो कंट्रीज जिसके आसपास में एनिमी कंट्रीज बहुत सारी हैं। फ्यूचर इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज सिस्टम्स आर वाइटल फॉर काउंटरिंग इवॉल्विंग थ्रेट्स। डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की में, या फिर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास भी कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं जिससे हम आसपास की कंट्रीज से रिवेंज ले सकते हैं। अगर फिलहाल हम अगर बात करें तो कुछ सिस्टम हमने अभी भी इजराइल से ही लिए हुए हैं, यानी मेनली अगर हम बात करें एवॉक सिस्टम की, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तो एवॉक सिस्टम हमने लिया था इजराइल से, स्पेशली फाल्कन जो सिस्टम है और एम्ब्रेयर 145 ये सिस्टम जो हैं वो एवॉक सिस्टम है, यानी हवा के अंदर में रडार सिस्टम है। उस रडार सिस्टम को हमने इजराइल से ही लिया था। और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हम खुद भी बना रहे हैं। इंडिया के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास एयर सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि कुछ इसी तरीके से काम करते हैं।